जापान के एडोकाल में दो युवक लोहार का प्रशिक्षण लेने गए। एक का नाम ओकी था और दूसरा गेनकी। 6 महीने बाद वे सीख कर लौटे और नदी पार करने वाली नाव पर गेनकी ने ओकी से पूछा, तुम बिल्कुल भी थके हुए क्यों नहीं लग रहे हो? ओकी मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैं घर लौटकर बहुत खुश हूँ। ओह हाँ, मैं भूल गया कि तुम्हारी मंगेतर हमेशा घर पर तुम्हारा इंतजार करती है। तुमने सही कहा। चिंगलू एक अनाथ है। जब वह बहुत छोटी थी उसके माता पिता का निधन हो गया था। वह हमेशा पड़ोसियों की देखभाल से ही बड़ी हुई। उनमें से एक पड़ोसी के घर एक बेटी थी जिसका नाम था सुकी। वह और चिंगलो साथ बड़े हुए और लगभग बचपन के साथी थे। जब चिंगलो ने बाहर जाकर प्रशिक्षु बनने का फैसला किया तो सुकी का दिल टूट गया। उसके माता पिता पहले से ही उनकी शादी के खिलाफ थे और अब जब चिंगलो 6 महीने के लिए जाने वाला था वे निश्चित रूप से उन्हें अलग कर देंगे। लेकिन सुकी चिंगलो को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसे डर था कि वह कहीं उसकी भविष्य की योजना में बाधा न बन जाए। प्रिय, घर पहुंचने पर आपको आवाज आई। उसने सुकी के घर की ओर देखा, इस उम्मीद में कि वह अगली सुबह उससे मिलने जाएगी। लंबी यात्रा के बाद चिंगमू जल्दी ही सो गई। न जाने कितना समय बीता। उसने अपनी बाजू पर स्पर्श महसूस किया। आंखें खोलकर देखा तो वह सुखी थी। उसके हाथ में एक फूल वाला दीपक था। तुम आखिरकार लौट आए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चिंगमू की आंखें चमक उठी। सूची ने अपना हाथ चिंगमू के चेहरे पर रखकर धीरे से सहलाया। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ मेरे प्रिय। उस रात उन्होंने एक सुंदर रात बिताई। अगले दिन सुबह जब चिंगमुक जागा उसने देखा कि सुखी पहले ही जा चुकी है। उसने सोचा कि सुखी को अविवाहित सहवास की चिंता होगी। फिर वह काम की तलाश में जाने के लिए तैयार होने लगा। लेकिन जब वह बिस्तर से उठा तो उसे चक्कर और कमजोरी महसूस हुई। उसने इस लक्षण को पिछले दिन की अधिक थकावट का परिणाम माना। 1 घंटे स्थिर होने के बाद वह शहर में एक लोहार की नौकरी खोजने गया। अब वह जोश से भरा हुआ था। सुखी को बेहतर जीवन देने के लिए अधिक पैसा कमाना चाहता था। वह अंधेरा होने तक काम करता रहा और तभी घर लौट आया। दरवाजे पर पहुंचने पर उसने एक बार फिर सुखी के घर की ओर देखा। अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। वह सोच रहा था कि सुखी का परिवार निश्चित रूप से आराम कर रहा है। आधी रात को सुखी फिर से चिंगमोक से मिलने आई। उन्होंने फिर से एक रात को मधुर गले लगकर बिताया। सुबह जब उठा तो चिंगमोक ने फिर भी खुद को थका हुआ महसूस किया। उसने सोचा कि उसे डॉक्टर से मिलने का समय निकालना चाहिए। काम पर जाते समय वह युआनची से टकराया। युआनची ने कहा, तुम्हारा चेहरा सफेद लग रहा है। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? चिंगमू ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। यह जरूर अत्यधिक थकावट के कारण है। तुम्हें आराम का ध्यान रखना चाहिए। वैसे क्या तुमने अपनी मंगेतर से मुलाकात की? फिर चिंगमू ने युआनकी को इन 2 रातों की बातें बताई। लेकिन सुबह उठने पर सूची गायब थी। युआनकी तुरंत गंभीर हो गया। उसने कहा, अजीब बात है, तुमने उसे दिन में नहीं देखा? चिंगमू कुछ गुस्सा था। तुम्हारा मतलब क्या है? युआनकी ने आसपास देखा और धीरे से कहा, अफवाह है कि हाल ही में रात में याओग्वाई दिखाई दे रहा है। शूमर पूरी तरह से गुस्से में है। तुम्हें शक है कि मेरी पत्नी एक याओग्वाई है जब तक तुम दिन में उसे देख नहीं सकते। उस दिन आधी रात को शिंगेओ ने फिर से सौकी को देखा। उसने सौकी का हाथ पकड़कर कहा, मैं कल 1 दिन की छुट्टी लूंगा और फिर पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम एक दिन मजे से बिताएंगे, कैसा रहेगा? सुकी ने धीरे से कहा, हम कल बात करेंगे। हालांकि अगले दिन क्योंकि पार्क में पूरा दिन इंतजार करता रहा लेकिन उसे सुकी नहीं मिला। सूरज डूब गया और क्योंकि जल्दी जल्दी यूकी के पास मदद के लिए आया। यूकी ने फैसला किया कि वह आज रात क्योंकि के साथ घर जाएगा। देर रात वह दरवाजे के बाहर छिपा रहता है ये देखने के लिए कि क्योंकि जिसे देख रहा है वह वास्तव में सुकी है या कोई राक्षस। 3 घंटे बाद सुकी हमेशा की तरह फिर से प्रकट हुआ। चिंगमू ने बहुत गुस्से में उससे पूछा कि आज पार्क में वह उसका पूरे दिन इंतजार कर रहा था, वह क्यों नहीं आया? सुकी ने बहुत दुखी महसूस किया। मैं पार्क गया लेकिन मुझे तुम नहीं मिले। इस समय युआनची ने बाहर से बातचीत सुनी। वह धीरे से खिड़की के पास गया, खिड़की खोली और जोर से चिल्लाया, तू एक राक्षस है, उससे दूर रह। जैसे ही उसने यह कहा चंद्रमा की रोशनी सुकी के चेहरे पर पड़ी और साफ तौर पर देखा कि उसकी त्वचा तेजी से गिरने लगी। अंत में केवल एक भयानक कंकाल बचा। चिंगमू ने एक चीख मारी और तुरंत दीवार के कोने में छिप गया। कंकाल अभी भी पूछ रहा था। जब युआनची एक खंजर लेकर अंदर दौड़ा तो हुरु खड़ा हो गया और चेस्टनट में बदल गया। विशेष प्रभाव गायब हो गया। युआनची ने गंभीरता से कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। वह एक राक्षस है। वह लगातार तुम्हारी जीवन ऊर्जा को चूस रहा है, इसलिए तुम्हें हमेशा बहुत थकान महसूस होती है। ऐसे चलता रहा तो एक दिन तुम उससे। यही सुनकर वह हैरान रह गया। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि उसने दानव कुत्ते के साथ कुछ रातें बिताई हैं। मोटी ड्रैगन। अगले दिन सुबह सुबह वह सुकी के घर का दरवाजा खटखटाने गया। उसे यह पता लगाना था कि असली सुकी कहाँ गया। सुकी के माता पिता बाहर आए। उनके चेहरे पर गहन दुख की भावना थी। सुकी के पिता ने कहा कि सुकी अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारे गांव जाने के दूसरे दिन हम उसे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन उसने कहा कि वह सिर्फ तुम्हारा है। फिर उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। चिंगमू यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसका प्यार उसे छोड़कर चला गया। उसे लग रहा था कि उसने सूची के साथ बहुत अन्याय किया है। उस दिन देर रात चिंगमू बिस्तर पर बैठकर चुपचाप सूची का इंतजार कर रहा था। जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि सूची फिर से उसे ढूंढने आ गई। उसने देखा कि ओक निसंदेह थका हुआ है और चिंतित होकर पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? चिंगमू धीरे धीरे उठकर बैठा और गंभीरता से पूछा, सुकी क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि क्या हुआ? सुकी बहुत उलझन में दिख रहा था। फिर चिंगमू ने कहा, तुम मर चुके हो, तुम नदी में डूब गए थे। यह सुनते ही सुकी का चेहरा बदल गया।
वह अपनी असली पहचान में आ गया। भले ही हम कंकाल की अभिव्यक्ति नहीं देख सके, पर उसकी भारी सांसें सुन सकते थे। उसने कहा, मुझे याद नहीं है, मुझे केवल इतना याद है कि उस दिन सुबह मुझे तुमसे मिलने जाना था, लेकिन आईने में देखा कि मैं हड्डी बन गया हूँ। मैं घबरा गया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, पर मैं यह स्पष्ट रूप से जानता था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आउकी अपनी आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। उसने अपनी आंखों को ढक लिया ताकि सुखी उसे ना देख सके। उसे एहसास हुआ कि भले ही सुखी इस हाल में हो, वह उसे अपने पास रखना चाहता है। तब उसे एक उपाय सूझा। उसने सुखी के लिए एक विशेष उपहार का ऑर्डर दिया। वह एक विशेष रूप से तैयार किया गया मुखौटा था ताकि सुखी दिन में बाहर जा सके। हालांकि बाहर जाते समय सुखी में फोल्डिंग फैन से चेहरे को छिपा रखा था, लेकिन फिर भी उसे आसपास के लोगों की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। चिंगवू ने उसे कहा कि डरने की जरूरत नहीं है और न ही दूसरों की नजरों की परवाह करनी चाहिए। वह सुखी के साथ जीवन भर रहने का वादा निभाएगा। बस क्योंकि चिंगू का शरीर दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह सूची की बाहों में मर जाएगा। युएनची ने बाजार में एक फल की दुकान खोली और देखा कि चिंगू सूची को लेकर सड़क पर चल रहा है। वह नहीं समझ पाया कि चिंगू ऐसा क्यों कर रहा है। शायद यही सच्चे प्यार की निशानी होती है। उस दिन जब वह काम से घर लौटा तो बहुत देर हो चुकी थी। पूरा गांव शांत था। उसने अपने लिए कुछ बचा हुआ खाना बनाया और जमीन पर बैठा हुआ कई विचारों में खो गया। उसे 1 साल पहले गुजर चुकी अपनी पत्नी की याद आ गई। कभी उसके पास भी एक खुशहाल परिवार था। अब पत्नी के गुजर जाने के 1 साल बाद वह अकेला रह गया है। अगर उसकी पत्नी वापस जीवित हो सकती तो शायद वह खुद भी चिंगमू की तरह अपनी पत्नी को रोक लेता। तभी उसने बेडरूम में कुछ हलचल सुनी। अंदर जाकर देखता है कि यह तो उसकी इच्छा ही है ना। उसकी पत्नी हाथ में एक फूलदार लालटेन लिए उनकी पापा कुर्सी पर बैठी उसका इंतजार कर रही है। वेलकम होम मेरी प्रिया। मैं एक बार अपहरण कर लिया गया था और लगभग जान नहीं बची थी। वह 1 साल पहले की बात है। अब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। उस दिन शाम को 6-7 बजे के आसपास मैं स्कूल से घर जा रहा था। तब पूर्णिमा थी और हवा में हल्की ठंडक थी। ये डर लगा रहा था सार्वजनिक। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे लगातार कदमों की आवाज आ रही है। कोई व्यक्ति मुझे लगातार पीछा कर रहा है। मैं पूरी ताकत से भाग रही थी। थोड़ी देर बाद मैं कहाँ रुकने की हिम्मत कर सकती थी। धीरे धीरे मेरी ताकत खत्म होने लगी। मेरे दोनों पैरों में ऐंठन शुरू हो गई। इसलिए मैंने रास्ता बदल दिया और एक एक्टिविटी सेंटर की तरफ दौड़ी। वहां रुककर थोड़ी सांस ली और तुरंत एक छुपने की जगह ढूंढकर छुप गई। चारों ओर एकदम सन्नाटा था। कुछ देर बाद वह व्यक्ति शायद मेरा पीछा नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि मैंने उसे छूट गया है। फिर मैंने फोन निकालकर पुलिस को सूचित करने की तैयारी की। उसी समय मुझे एक समाचार प्राप्त हुआ। मैंने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। मुझे छूटने का कोई मौका ही नहीं मिला। थोड़ी ही देर में मैं बेहोश हो गया। ओह, जब मैं जागा तो मैंने खुद को एक अंधेरे और नम कमरे में पाया जो मुझे एक तहखाने जैसा लगा। मैंने सोचा अब तो सब खत्म हो गया है। उसने फोन काटने के बाद एक शैतानी मुस्कान के साथ सीढ़ियां उतरकर मेरी ओर बढ़ा। मैं पागल होकर चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। वह मुझ पर हंसते हुए बोला, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने रस्सी से छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन रस्सी बहुत कसकर बंधी थी। मेरी दोनों हाथ सुन्न हो गए थे। वह मेरे करीब आ रहा था। मैं डर के साथ गुस्से में था और उसके चेहरे पर थूक दिया। इससे वह तुरंत गुस्सा हो गया और उसने चाकू निकालकर मेरी जांघ में घोंप दिया। डोरबेल बजी। सोचा फिर थोड़ी देर तक सांस ली। तभी दरवाजे पर अचानक से दस्तक हुई। किसी के आने की आवाज सुनी। मैं मदद के लिए जोर से चिल्लाने का सोच रहा था। तभी वह आदमी फौरन टेप का एक रोल पकड़ लिया, मेरे मुंह को बंद कर दिया और जाने से पहले मुझे चुप रहने की चेतावनी दी। उसके ऊपर जाने के बाद मैंने चारों ओर देखा। तभी ऊपर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। लगता है जो अभी दरवाजा खटखटा रहा था वो चला गया है। वांग भी शायद अब जल्दी ही नीचे आ जाएगा। अच्छा हुआ। उसके नीचे आने से पहले मैंने आखिरकार रस्सी को काट दिया, लेकिन केवल अपने हाथों को बांधने वाली रस्सी को ही खोल पाया। अगले ही पल मैंने उसे नीचे आने की आवाज सुनी। मैं दम घुटने जैसी स्थिति में जल्दी से अपनी पहले की स्थिति में लौट आया और अपने हाथों को पीछे की ओर रख लिया ताकि वह यह न जान सके कि मैंने रस्सी काट दी है। वह तेजी से मेरी ओर आया और बिना कुछ कहे मेरा टखना पकड़कर खींचने लगा। यह उसका फोन बजा। वह मुझे छोड़कर फोन लेने बाहर गया। यह एक मौका था। मैंने जल्दी से पैरों की रस्सी खोल दी और फर्श पर पड़ी एक लोहे की छड़ी उठा ली। वह व्यक्ति वापस आया और देखा कि मैं वहां नहीं हूँ। वह चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मैं छिपू नहीं। वहीं चारों ओर मुझे खोज रहा था। मैं कुछ बक्सों के पीछे छुपा हुआ था और उसके कदमों की आवाज सुन रहा था जो धीरे धीरे पास आ रही थी। मैंने देखा कि वह बाथरूम में गया तो मैंने अवसर देखा और जोर से लोहे की छड़ उसके सिर पर मारी। वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसके सिर के चारों ओर गहरा लाल रंग छा गया। मैं तुरंत ऊपर भागा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। लड़खड़ाते हुए सबसे नजदीकी घर की ओर भागा और चिल्लाकर मदद मांगी। सौभाग्य से एक महिला ने मेरी पुकार सुनी और दरवाजा खोल दिया। जल्द ही हमने पुलिस को सूचना दी और मुझे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पुलिस उस अपहरणकर्ता को पकड़ नहीं पाई। आज तक वे उस आदमी की खोज कर रहे हैं। ये मेरे भाई की कहानी है। उसकी अज्ञानता से भरी बातों ने लगभग पूरे परिवार को उसके साथ बर्बाद कर दिया। मैं और मेरा भाई स्कूल में सभी बातें साझा करते थे। उसके सभी दोस्तों के बारे में मुझे भी सब कुछ पता था।
हम एक बड़ा परिवार हैं और सभी लोग हंसी मजाक करते हैं। एक पारिवारिक जमावड़े में मैं और मेरा भाई खेल खेल रहे थे, लेकिन उसके मोबाइल की घंटी बार बार बज रही थी। जब उसने संदेश देखा तो उसकी अभिव्यक्ति कुछ असामान्य थी। वह जबरदस्ती मुस्कुराने लगा, लेकिन मुझे लगता है कि मामला इतना सरल नहीं है। जब मेरा भाई टॉयलेट गया तो उसके फोन पर फिर से घंटी बजी। मैं अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं कर पाया और उसका फोन देखने चला गया। मैंने उसके बिना पढ़े संदेश देखे। वह व्यक्ति जॉनी ही था, जो मेरा भाई का अच्छा दोस्त है। जब भाई वापस आया तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। तभी मैंने किसी को दरवाजा तोड़ते हुए सुना और हम सब परिवार के लोग जल्दबाजी में भागे। आंजा, हम भयभीत हो गए। मेरे भाई ने पुलिस को फोन किया और अंत में पुलिस ने जॉनी को गिरफ्तार कर लिया। असल में उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एक रहस्य साझा किया था और उसका दोस्त मेरा भाई गॉसिप करने वाला था। इसलिए कृपया अपने दोस्तों का सम्मान करें, उनके आपके प्रति विश्वास का सम्मान करें। रहस्य सिर्फ रहस्य होते हैं।